Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on risk management and Basel norms. Before moving on to our session, quickly discuss कर लेते हैं highlights of our course and उसके बाद session की तरफ move on करेंगे. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF note and recorded live classes will be provided to you. The timings of our class is from 7:15 to 8:15 for 1 hour in the morning, and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application. The link is given in the description box below. And my friends, do join our Telegram group. The link is given in the description box below. On daily basis, we are sharing an information that we think important from exam point of view. So do join that group also. Okay, तो start करते हैं अभी आज का session. So first question is relating to credit risk may take in which of the following form. तो पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, एंड उसके बाद ये क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट टॉपिक ही क्या है आपका, रिस्क मैनेजमेंट. अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिस्क कौन सी चीज से होगा, अगर किस चीज से उनको रिस्क होगा, जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया. अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एसेट या लाइबिलिटी, पहले तो आप यही क्लियर करो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स क्या रहते हैं एंड उनकी लाइबिलिटीज क्या रहती हैं. ठीक है, एसेट्स क्या एक्ट करेंगे बैंक के लिए, लोन. जो उन्होंने एडवांस प्रोवाइड किया, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. नॉर्मली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं कि लोन लिया तो हमारे लिए लाइबिलिटी है. आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा यहाँ पे कि अगर बैंक किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या एक्ट करेगा, उनके लिए वो एक्ट करेगा एज ए एसेट. यहीं पे अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, अगर डिपॉजिट्स पड़ा है बैंक के पास जनरल पब्लिक का किसी भी फॉर्म में, सेविंग में, करंट में, रेकरिंग, एफडी, किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट पड़ा है, तो ये बैंक की क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी. कस्टमर के लिए नो डाउट, अगर मान लो मैंने डिपॉजिट करवा रखा है बैंक में, एफडी पड़ी है मेरी, तो मेरे लिए वो एसेट है. लेकिन मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. आप ऐसा सोच लो कि आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एसेट. एंड अगर आपके पास डिपॉजिट्स हैं जनरल पब्लिक के, दैट विल एक्ट एज लाइबिलिटीज. अभी अगर यहाँ पे आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे चांसेस है ना रिस्क के कि हो सकता है सामने वाली पार्टी जो है जिसको आपने लोन प्रोवाइड किया, या आपको पता है कि बैंक की आपकी एडिशनल एक्टिविटीज भी रहती हैं जिसमें वो गारंटी इशू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं. अगर वो केस में डिफॉल्ट कर दिया पार्टी ने, पेमेंट नहीं की, तो बैंक की लाइबिलिटी तो अराइज हो जाएगी, बैंक ने तो पेमेंट करना है. सो रिस्क इज एसोसिएटेड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो यही चीजों को टैकल करने के लिए आपका बेसल नॉर्म्स सामने आता है कि किस तरीके से बैंक ने क्या है एक्ट करना है. सो दैट कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका बेसल नॉर्म का, मेन ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि जो इकोनॉमिक शॉक या फाइनेंशियल शॉक इकोनॉमी में देखने को मिले ना, उनका इम्पैक्ट आपका बैंक्स के ऊपर ना पड़े. अगर कोई क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, इकोनॉमिक क्राइसिस रहे, उसकी वजह से आपके बैंक को कोई इफेक्ट ना रहे, उसके लिए क्या सेट किए गए बेसल कमेटी के द्वारा आपके बेसल नॉर्म्स. ठीक है, तो आगे डिटेल में देखेंगे कि वो क्या रहते हैं. एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है टू हैंडल द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक शॉक्स. एंड सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज ट्रांसपेरेंसी, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, उसके लिए आपके क्या सामने आते हैं, बेसल नॉर्म. कमेटी ने रिकमेंड किए थे. बेसल इज बेसिकली व्हाट, बेसल एक शहर का नाम है, प्लेस का नाम है, दैट इज इन स्विट्जरलैंड. ठीक है, तो वहीं पे आपका जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी में आपके जो सेंट्रल बैंक हैं, 10 सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं वो कमेटी का पार्ट थे. एंड उन्होंने कुछ नॉर्म्स सेट किए रिलेटिंग टू कैपिटल एडिक्वेसी, कि बैंक्स को है जो जब भी उन्होंने एडवांस प्रोवाइड करना है ना, जब भी उन्होंने एडवांस प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितनी उन्होंने अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखनी है कि इन केस अगर डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक के ऊपर ये केस का इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया मैंने अभी आपको. तो अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. ठीक है,
So first thing is relating to risk management and Basel norm. Risk is the potential loss. Risk basically है क्या? It will act as loss. It is an potential loss an asset, potential loss an asset or a portfolio is likely to suffer due to variety of reason. Risk element is much more in financial activity as bank are trustees of public money. क्योंकि बैंक ने वो जो एडवांस प्रोवाइड किया, क्या वो बैंक का अपना पैसा था? नहीं. किसका पैसा था? जनरल पब्लिक का पैसा था. तो बैंक will act as what? Bank will act as a trustee of the deposits of the general public, and as such management of public money calls for sound and efficient risk management technique. तो अगर बैंक जनरल पब्लिक का पैसा एडवांस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पैसे की, तो ऑब्वियसली जो भी रिस्क उसके साथ अटैच है उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट की जाएगी वो रिस्क की जो एसोसिएटेड है विद दैट टाइप ऑफ लैंडिंग. दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. तो अभी आप एक बार के लिए पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे. क्रेडिट रिस्क में टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. अगर मान लो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया तो आप इनमें से कौन सा बोलोगे कि ये जो है ये रिस्क अटैच रहेगा इन क्रेडिट फॉर्म की. हो सकता है सामने वाली पार्टी पे ना करे. इन सिंपल फॉर्म अगर मैं आपको बोलूँ ना, क्रेडिट रिस्क मीन्स व्हाट, कि अगर बैंक ने किसी को लोन प्रोवाइड किया या एडवांस प्रोवाइड किया तो ये इनमें से कौन से केसेस रहेंगे जिनमें सामने वाली पार्टी पे ना करे एंड रिस्क जो रिस्क है वो एसोसिएट हो जाए ये एक्टिविटी के साथ. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे केसेस रहेंगे जहां पे रिस्क अटैच रहेगा रिलेटिंग टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. डायरेक्ट लैंडिंग, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेजरी ऑपरेशन, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस एंड ऑल द अबव. तो एक बार के लिए इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए एंड उसके बाद हम ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. तो साकेत सर ने यहाँ पे आंसर दिया एंड ही इज सेइंग दैट ऑप्शन ए. ओके. डायरेक्ट लैंडिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा ना डायरेक्टली, कि अगर आपने डायरेक्ट लैंड किया हो सकता है सामने वाली पार्टी पे करे, हो सकता है ना करे, तो ये केस में रिस्क एसोसिएट हो गया. सो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है, करेक्ट है. ऑप्शन बी क्या है? गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट. अभी यहाँ पे भी तो रिस्क एसोसिएट है ना बैंक के पास. अगर ड्यू जब सपोज किसी पर्सन ने पेमेंट करना था जिसके बिहाफ के ऊपर बैंक ने गारंटी दी, जिसके बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया, अगर वो पर्सन ने पेमेंट नहीं की तो वो केस में किसकी लाइबिलिटी होगी? वो केस में बैंक की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. एक तरीके से बैंक ने एडवांस ही प्रोवाइड किया ना, क्रेडिट ही प्रोवाइड किया ना, एल्दो कि वो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट तो है ना, लाइबिलिटी तो बैंक की बनेगी ना अगर पर्सन ने पे नहीं किया. तो ये भी आपका कौन सा रिस्क रहेगा जिसमें इस टाइप की लैंडिंग में भी आपका क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है. ऑप्शन बी भी क्या है आपकी करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी ट्रेजरी ऑपरेशन. जैसे मान लो नंबर ऑफ पार्टीज से आपने पेमेंट लेनी है, हो सकता है कि वो नंबर ऑफ पार्टीज आपको पे ना करें, तो वो केस में जो आपका रिस्क एसोसिएट होगा दैट इज नोन एज क्रेडिट रिस्क अंडर ट्रेजरी ऑपरेशंस. देन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस. आप शेयर्स में, डिवेंचर्स में अगर आप डील कर रहे हो, सेल आउट किए या परचेज किए, तो वो केस में क्रेडिट रिस्क जो है एसोसिएट रहेगा आपका. सो ऑप्शन डी भी क्या है? दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. जो ये सारे ही केसेस हैं, सारे ही केसेस में आपको क्रेडिट रिस्क अटैच मिलेगा जब भी आप किसी भी फॉर्म में पार्टी को क्या करोगे? लैंड करोगे. गेटिंग माई पॉइंट. So what will be the correct answer for question first? This is option E, all the above. Now move on to next. Next is relating to objective of risk management system. So what is the objective of risk management system? Achieving acceptable level of risk, earning stability, continue and sustain growth, all the above. So what will be the correct answer for question second? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो भी आपका रिस्क का लेवल रहेगा, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल रहेगा, उसको आपने अचीव कर लिया तो उसकी तरफ आपने कोई एक्शन लेना है. अर्निंग स्टेबिलिटी, जो आपकी अर्न करने की कैपेसिटी है उसको स्टेबल रखना है. ऐसा ना हो कि कोई टाइम हुए कि आप बिल्कुल ही अर्न ना कर रहे हो, नेगेटिव में हो, किसी में पीक में हो. स्टेबिलिटी बना के रखनी है आपने कि कोई अगर आपने अनफेवरेबल सिचुएशन फेस की तो उसका इफेक्ट आपकी अर्निंग के ऊपर, अर्निंग को इफेक्ट ना करे. ठीक है. कॉन्टिन्यू एंड सस्टेन ग्रोथ, यही चीज आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्ट करते हो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड? दिस इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. सारे ही क्या है आपके ऑब्जेक्टिव हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के.
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मतलब कितने तरह के हो सकते हैं आप सबको देख लीजिए, किसी भी फॉर्म में अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, कि जो पैसा लगे ना उसको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से लगाएं कि हम उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रेजर्वेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे आपके रिस्क मैनेजमेंट के, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई लॉस हो जाए, कोई रिस्क अगर एसोसिएट हो जाए किसी भी एक्टिविटी के साथ, इसका इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के ऊपर ना पड़े। एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, अचीविंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, अर्निंग स्टेबिलिटी, कंटिन्यूड एंड सस्टेन ग्रोथ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के। Then next is relating to risk management is involving identification, measurement and controlling of risk, all the above. So what will be the correct answer for question third? रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी? ऑब्वियसली सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये टाइप का क्या है, रिस्क है। मेजर करोगे उसका लेवल, कि लो लेवल रिस्क है, मीडियम लेवल है कि हाई लेवल है। फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका लेवल सर्टेन कर लिया, उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से ये रिस्क के ऊपर कंट्रोल किया जाए। सो सारी ही चीजें क्या रहेंगी आपकी, पार्ट रहेंगी, इन्वॉल्व रहेंगी इन रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड? दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। Then next is, okay, so risk management is a 3-tier process involving आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, देन मेजर एंड देन कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क। देन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अभी आपका जो बेजल नॉर्म्स हैं, ठीक है, बेजल कमेटी है, ये किस तरीके से आपका हिस्टोरिकली किस तरीके से ये चीजें जो है सामने आई, अभी एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वाज फर्स्ट टाइम प्रमोटेड बाय बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो सबसे पहले तो आपने ये फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, BCBS stand for what? It's a committee known as Basel Committee on Banking Supervision. Establish कब की गई? In 95. कहाँ establish की गई? बेजल में। बेजल है क्या? एक जगह का नाम जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। Where headquarter of Bank for International Settlement is also located. One of the oldest bank जिसके हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे हैं? बेजल में है, ठीक है। बेजल कहाँ पे आपका? स्विट्जरलैंड। तो दिस इज अ कमेटी। कमेटी में ना एक्चुअली 10 मेंबर थे, जो कि कौन थे? गवर्नर, सेंट्रल बैंक जैसे आपको पता है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे गवर्नर होते हैं। वैसे ही 10 कंट्री जिसमें आपका स्वीडन, यूके, यूएस, ठीक है, ये कंट्रीज थी जिनके जो गवर्नर थे उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की एंड वो कमेटी ने आगे सजेस्ट किया बेजल नॉर्म्स को, ठीक है। बेजल नॉर्म क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। Basel II Accord 1988 recommended minimum capital requirement at 8% of total risk-weighted asset. Basel Committee identify 3 major type of risk. तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, कितने टाइप के रिस्क रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो बेजल कमेटी बनाएगी, मैंने आपको क्या बोला कि जो 10 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स ने मिलके नॉर्म्स डिसाइड किए। नॉर्म्स डिसाइड क्यों किए गए? कि जो भी आपका रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क वेटेड एसेट है। रिस्क वेटेड एसेट कौन से एसेट्स रहेंगे? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया, एडवांसेस प्रोवाइड किए, कि वो केस में उन्होंने किस तरीके से पहले ही प्रोविजनिंग करके रखनी है, कम से कम अपने पास इतनी एडिक्वेट कैपिटल रखनी है सो दैट कि अगर डिफॉल्ट हो जाए वो केसेस का इफेक्ट बैंक्स के ऊपर ज्यादा ना पड़े, ठीक है, वो हैंडल कर पाए वो लॉस को। इसी चीज के लिए आपके पहले बेजल 1, बेजल 2, फिर बेजल 3 नॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बेजल 2 बेसिकली क्या कहता है? बेजल 2 अकॉर्ड आपका आया 1988 में, जिसने रिकमेंड किया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 8%। कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स ने मिनिमम अपने पास कितना मेंटेन करके रखना है? 8%। 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट, कि जितना उन्होंने मान लो लोन प्रोवाइड किया, जितना उनको लगता है। अभी रिस्क वेटेड का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? रिस्क वेटेड एसेट जरूरी नहीं कि जितना भी आपने लोन प्रोवाइड किया, जितने भी सेक्टर्स को, जैसे मान लो आपने पर्सनल लोन भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, हाउस लोन भी प्रोवाइड किया है, इसी तरीके से कोई और कैटेगरी का लोन है वो भी प्रोवाइड किया है। तो जरूरी नहीं जो रिस्क एसोसिएट है आपका पर्सनल लोन के साथ वही रिस्क एसोसिएट हो आपका हाउस लोन के साथ। सो अकॉर्डिंग टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एसेट, उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो? डिफरेंशिएट करते हो कि ये मेरे रिस्क वेटेड एसेट हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सारे एसेट्स ही क्या हो? रिस्क वेटेड हो, जिसके ऊपर आपको कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, सिक्योर्ड आपके लोन हैं,
उसके ऊपर आपका इतना परसेंटेज रिस्क एसोसिएट नहीं होगा। जो आपके रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनका 8% कम से कम बैंक्स ने क्या है अपने पास एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करके रखनी है अकॉर्डिंग टू बेजल 2 अकॉर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। ये जो 8% है ना, 8% में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ? 8% में बात कर रही हूँ बेजल कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इंडिया में किनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमने फॉलो करने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना बोला? बेजल कमेटी ने बोला कि आप 8% मेंटेन करके रखो, लेकिन रिजर्व बैंक ने बोला हम ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे। उन्होंने बोला कि हम 9% मेंटेन करके रखेंगे। तो बैंक्स को कितना मेंटेन करके रखना है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन? 9%। लेकिन बेजल कमेटी ने कितना रिकमेंड किया था? 8%। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ठीक है।